नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश में, इसके बारे में। असल में जो है एक बांग्लादेश की सेना जिसने आजादी में जिसका बहुत अहम रोल था, शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में वो सेना जो है उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। उनका बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश की आजादी में जो 1971 में हुई। हालांकि बहुत सारे दोष पाकिस्तान ने भारत फौज पर भी लगाए कि भारत के लोग जो हैं वो भी मुक्ति वाहिनी के लोग बनकर भारतीय आर्मी जो है वहां जाती रही है। तो ये एक लंबी स्टोरी है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। तो शेख हसीना ने पावर में आने के बाद, जैसे ही वो 2009 को पहली बार पावर में आई, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जिन लोगों का रोल देश की आजादी में है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन इतना ज्यादा दे दिया कि उससे जो वहां के लोग हैं वो भड़क उठे। ये जो काम है 2009 से ही कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन पहले दिया गया था और ये काम जो है वो 2018 में रिजर्वेशन हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद जिनको रिजर्वेशन मिला था वो कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने 2024 में यह फैसला दे दिया कि उनको रिजर्वेशन दोबारा से दी जाए। बस यहां ही ये टर्निंग पॉइंट हो गया। शेख हसीना की सरकार 15 साल लगातार रही और उसके बाद फिर चौथी बार, 3 बार चुनकर 15 साल रही और चौथी बार भी चुनी गई। और उसके बाद जो है अपोजिशन, जैसे भारत में भी हो रहा है, जो 10 साल से अपनी सत्ता से बाहर हैं वो तिल मिला रहे हैं, अपोजिशन तिल मिलाने लगी। जब वहां विरोधता होनी शुरू हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, तो ये रिजर्वेशन इमीडिएटली हाई कोर्ट ने, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोबारा से उसको खत्म कर दिया। अब सिर्फ रिजर्वेशन जो है वो 7% रह गया है, जिसमें माइनॉरिटी और दूसरे जो है उन लोगों का सबका मिला के 7% है, जिसमें 4 से 5% है मुक्ति वाहिनी का रहेगा। सिर्फ 93% जो टोटल पोस्ट है उसका अनरिजर्व हो गया है। लेकिन ये मामला रिजर्वेशन या अन रिजर्वेशन का है ही नहीं। चाहे पंजाब भारत की बात कर लें तो ये मामला कोई जाति जो है उसका है ही नहीं। असल में ये मामला सारा डीप स्टेट का है। डीप स्टेट, गहरा राज्य। ये गहरा राज्य क्या होता है? गहरा राज्य का मतलब यह है वो कंपनीज जिनके अपने इकोनॉमिक जो है इंटरेस्ट वो दूसरे देश के साथ जुड़े होते हैं, या वो देश जिसके अपने इकोनॉमिक एंड डिफेंसिव, जो डिफेंस के इंटरेस्ट हैं वो दूसरे देश के साथ जुड़े होते हैं, उसको ऑपरेट करता है गहरा राज्य। और यही सेम मामला हुआ बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में यूएसए, अमेरिका जो है, उसने उनको कहा था कि हमें कुछ एरिया दे दो ताकि हम यहां क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, छोटा सा। क्योंकि जिस तरीके से भारत यूएसए के हाथ में नहीं आ रहा है, भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी खेल रहा है, वो अमेरिका को जो है वो पच नहीं रहा। उन्होंने, शेख हसीना ने ये डिस्क्लोज भी कर दिया और मना भी कर दिया। बस यही गेम बिगड़ गई। उसके बाद फिर यूएसए ने कहा कि आपका जो सी का एरिया है उसमें हमें नेवल बेस बनाने की इजाजत दे दो। शेख हसीना ने वहां भी मना कर दिया। अमेरिका चाहता है कि मैं यहां अपना एयर बेस और नेवल बेस बना लूं ताकि मैं 2 कंट्री को एक साथ काउंटर कर सकूं। एक हमारी भारत पे जो है डिपेंडेंस वो कम हो जाएगी और दूसरा मैं चाइना को यहां से काउंटर कर सकूं, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल का रास्ता है चाइना का
80 to 85% जो व्यापार है वो इसी रूट से होता है। अगर उसको यूएसए नेवी वहां चोक कर देती है तो चाइना घुटनों के बल आ जाएगा। वो बात अलग है कि चाइना अपने अल्टरनेटिव रूट जो है वो बनाता जा रहा है। उन्होंने, आपको मालूम होगा कि एक ट्रेन रूट बनाया था जो चाइना से होता हुआ 9 कंट्री से होता हुआ इंग्लैंड तक पहुंचता था, और उसमें एक साथ 300 डब्बे उसके पीछे लगाए जा सकते थे। 4 इंजन इलेक्ट्रिक उसके आगे लगाते थे। अभी भी चल रहा है वो रूट। अभी भी वो ऐसे बहुत सारे रूट, अल्टरनेटिव रूट बना रहे हैं। उनको पता है जब भी कभी पंगा होगा तो ये रूट हमारा चौक होगा, क्योंकि यहां इंडिया भी बैठा हुआ है। इंडिया के पास यहां अंडमान निकोबार है, और इंडिया का सारा तट जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। इसीलिए उन्होंने चारों तरफ से भारत को भी घेरने की कोशिश करी थी, श्रीलंका में आकर और मालदीव में आकर। लेकिन आज बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश उनके हाथ में नहीं आ रहा। पहले तो उन्होंने शेख हसीना को यह मनाने की कोशिश कर दी कि अभी आप इलेक्शन मत करो, जो इलेक्शन अभी 2024 के शुरू में ही हुए हैं। लेकिन शेख हसीना नहीं मानी, क्योंकि वो अपने जो उसका एक्चुअल रूटीन था उसके हिसाब से चल रहे थे। एक्चुअल रूटीन के मुताबिक जब इलेक्शन होने थे। अब वहां क्या होता है कि एक जो स्टेट जो है उनका एक्सपर्ट है यूएसए का, जो रिजीम चेंज का एक्सपर्ट है, उसको उन्होंने बांग्लादेश में भेज दिया। और सबसे पहला काम उन्होंने यह करवाया कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनको इलेक्शन में बाइकआउट करवा दिया। यह बहुत बड़ी बात है। अब वहां इलेक्शन हुआ, लेकिन इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज नहीं थी, अकेली शेख हसीना की पार्टी थी। और 76 सीट्स, 76 सीट ऐसी थी जिसमें एक भी दूसरा इंडिपेंडेंट या दूसरा कैंडिडेट नहीं था। उन्होंने एक गेम प्ले करी कि अपने ही लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाकर वहां खड़ा किया और शो किया कि हमने इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन ये सारा जो गेम था ये बेसिकली यूएसए का ही था। उसके बाद आपको पता है जो है फ्रीडम इंडेक्स और जो है डेमोक्रेटिक इंडेक्स और फलाना इंडेक्स और डमगाना इंडेक्स और हंगर इंडेक्स, जैसे वो शोशेबाजी यूएसए की चलती रहती है, उन्होंने बांग्लादेश को वहां घेरना शुरू कर दिया। और बांग्लादेश के बहुत सारे लीडर जो है उनको ट्रैप में ले लिया। ट्रैप में ले लिया होगा, पैसे उसे देकर। आप समझ सकते हैं कि जो पैसे है वो, हमारे एक कहानी है कि बाप बड़ा ना भैया तो सबसे बड़ा रुपया, पैसे के आगे सारी दुनिया बिक जाती है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट का मकसद रिजर्वेशन था ही नहीं। असल में प्रोटेस्ट का मकसद ही था कि शेख हसीना को उखाड़ के, या फिर दूसरा एक और मकसद है प्रोटेस्ट का, उसकी स्टोरी अभी आगे सुनाता हूं। लेकिन ये प्रोटेस्ट जैसे जैसे हुआ, उसके बाद जो आर्मी है, आर्मी के जनरल वो भी उनके साथ मिल गए। हालांकि जो आर्मी के जनरल हैं वो रिश्ते में शेख हसीना के जमाई लगते हैं, डायरेक्ट अपने तो नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि शायद उसकी किसी कजन कुजन के वो जमाई है। और भारत सरकार ने जून में शेख हसीना को जनरल को चेंज करने की वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन क्योंकि शेख हसीना उस पर विश्वास कर रही थी, यही मात खा गई। और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को गलियों में आने दिया गया, उनको प्रोटेस्ट करने दिया गया। जब आर्मी को शेख हसीना ने कहा कि आप कंट्रोल करो, तो लास्ट मोमेंट पे आर्मी ने मना कर दिया और कहा कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं, 45 मिनट हैं, या तो आप भाग जाइए वरना आप मार दिए जाएंगे। हाँ, ये बात कुछ हद तक मैं मान सकता हूं कि अगर शेख हसीना वहां रहती, जिस तरीके से वहां लोग जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घर में घुसे हैं, अगर वो मिल जाती तो मार देते हैं। शेख हसीना इमीडिएटली भारत के साथ कांटेक्ट किया और भारत सरकार ने इमीडिएटली उनको आश्वासन दिया कि हम आपको बचाएंगे। शेख हसीना वहां से
अपने 2-3 सिर्फ 3 या 4 बैग लेकर निकली हैं। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए वो 3-4 सिर्फ बैग लेकर निकली हैं। सिर्फ 2 गाड़ियां उनको छोड़ने आई, एक गाड़ी में वो और उनकी बहन थी और दूसरी गाड़ी में बैग। और किस तरीके से वो आर्मी के एक हेलीकॉप्टर में चढ़ी और भारत सरकार को पता चल गया कि उनको हवा में उड़ाने की साजिश चल रही है। यानी कि वहां से तो भेज देंगे लेकिन रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो भारत सरकार ने, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्रैक भी की हैं। एक यूएफओ, यूएफओ का मतलब समझते होंगे आप, यूएफओ का मतलब जिसमें अनमैन्ड व्हीकल, वो अमेरिका से चला और वो सीधा लैंड किया, घुमा, नॉट लैंड किया, बांग्लादेश ढाका के ऊपर। कुछ लोगों ने उसका पूरा थ्रेड जो है ना, वहां से चलने से लेकर और ढाका तक पहुंचने तक उसको फॉलो किया। मैं कॉपीराइट्स की वजह से वो आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, पर मैं जो है उसका लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो वहां देखा है, वो थ्रेड दिखा रहा पूरा, वहां से कैसे चला वो यूएफओ और कैसे ढाका पहुंचा। और उनका प्लान यही था कि जिस तरीके से जनरल जियोल हक को और भारत के जो साइंटिस्ट थे जहांगीर भाभा, उनको, या बहुत सारे लोग, जो भी जिसने भी अमेरिका के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की, उसको खत्म कर दिया। इसी तरीके से शेख हसीना को हवा में उड़ाने की साजिश चल रही थी। भारत सरकार ने इमीडिएटली, क्योंकि तब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी जब भारत सरकार को पता चला, भारत सरकार ने शेख हसीना से कहा कि अपनी एयरफोर्स से हमें वहां का एयर रूट जो है वो दिलवाइए। और शेख हसीना ने एयरफोर्स से कहकर भारत के जहाजों को बांग्लादेश में एंटर होने की इजाजत दिलवा दी। और वो राफेल जहाज थे, 2 राफेल जहाज, जो भारत से उड़े, और जब उनका हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, उसको एस्कॉर्ट करते हुए अगरतला भारत में ले आए। अगर वो जहाज उस हेलीकॉप्टर को एस्कॉर्ट नहीं कर रहे होते तो शायद मुझे लगता है कि वो यूएफओ इसी काम से आया हुआ था। जैसे ही शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जो है वो अगरतला में लैंड करता है, उसी समय वो यूएफओ जो है वो बांग्लादेश में लैंड कर जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश थी। अगरतला में जो है शेख हसीना को भारतीय आर्मी आगे रिसीव किया। उसके बाद आर्मी का जहाज जो है, एयरफोर्स का जहाज ग्लोब मास्टर, उसके रास्ते उनको दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में नहीं, नोएडा में उतारा गया उनको, गाजियाबाद में। गाजियाबाद जो है हिंडन एयरपोर्ट, वहां उतारा गया और वहां उनको रिसीव करने के लिए अजीत डोभाल पहले से ही खड़े थे। ये जो मैंने आपको वहां का घटनाक्रम बताया कि कैसे राफेल वहां पहुंचे और राफेल एस्कॉर्ट करने की वजह से वो बची हैं, ये किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं आया है। लेकिन जो टेक्निकल एंड जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं लोग, वहां ये बात आ चुकी है। अब इसकी पुष्टि तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि अगर भारत सरकार इसकी पुष्टि करती है तो अभी बांग्लादेश में बहुत सारी उथल पुथल जो है वो हो रही है, उल्टा पुल्टा सारे काम हो रहे हैं, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं और बहुत सारी अराजक तत्व जो है वो फैल चुके हैं। इसलिए भारत ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि इसको डिक्लेयर करे, या कोई ऐसी एजेंसी, मुझे नहीं लगता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिक्लेयर नहीं की जाती, वो काम किए जाते हैं सिर्फ।
शेख हसीना भारत पहुंची, उनका टारगेट था कि वो यूके में पहुंचे, इंग्लैंड में, क्योंकि उनका बेटा जो है वो इंग्लैंड में है। और जैसे ही शेख हसीना वहां से उड़ी, मैंने जो विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं कि वो उड़ी हेलीकॉप्टर से, उनके पास 3-4 सिर्फ बैग थे, और उसके आधे घंटे के बाद जो वहां के जर्नल हैं जी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज मेरे को भी नहीं आती, जैसे जितना कि मैं इसको ट्रांसलेट या स्टडी कर पाया हूं, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि देश में क्रांति चल रही है और अब लोगों को घर में चले जाना चाहिए, और शेख हसीना जी ने रिजाइन कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपने तरफ से कह रहे हैं कि आप जाइए, हम बहुत जल्दी इंटरम जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे, सभी पार्टियों की मिलकर, या कोई भी अपना जो फीला चमचा होगा उसको बना देंगे, और 3 महीने बाद, आज वैसे उन्होंने अनाउंस किया कि हम 3 महीने में इलेक्शन भी कराएंगे, होते हैं नहीं होते हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अभी मुझे लगता है कि 6 महीने इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो पहले ठंडा तो होना चाहिए वहां, और जितने शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं उनको वहां से खदेड़ा जाएगा, पहले उनको खत्म किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। जो किस तरीके से वो लोग जो है शेख हसीना के आने के बाद वहां उड़दंग कर रहे हैं, ये देखिए, आर्मी है लगी हुई, आर्मी के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। और मैं क्या कहूंगा इसके बारे में, अलग अलग जो लोग हैं, कोई मुर्गी चुरा रहा है, कोई बकरी चुरा रहा है, कोई गद्दे चुरा रहा है, किसी ने, ये देखिए भाई साहब तो अंडरगारमेंट उठा के ले आए, और बहुत कुछ। अभी आज तो वहां जो है हिंदुओं पे कल से हमले होने शुरू हो चुके हैं, हिंदुओं के बहुत सारे विजुअल्स वीडियो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बचाइए, लेकिन जैसे ही वहां ये इलेक्शन प्रोसेस, ये वाला रजीम चेंज प्रोसेस जो है वो खत्म हुआ, बहुत सारे लोग जो है इस पे बात करना शुरू हो चुके हैं। भारत में भी बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वाह क्या बात हो गई, बल्ले बल्ले करा दी। अब मैं आपको कुछ लोगों के ट्वीट्स दिखा रहा हूं। ये एक सज्जन है, पहले तो इन्होंने सारा जो वहां की सिचुएशन है वो बताई थी, कब तक शेख हसीना वहां से छोड़ के नहीं गई थी। प्रोटेस्टेड जो है, प्रोटेस्टर्स जो है उन्होंने कर्फ्यू को मानने से मना कर दिया था। बांग्लादेश में शेख हसीना छोड़ रही थी, बांग्लादेश आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया, अनाउंसमेंट कर दिया, और इंटरम गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन की उन्होंने बात कही थी। सो जो है ये उन्होंने पूरी एक स्टोरी बना के बताई थी कि किस तरह वो शेख हसीना इंडिया लैंड कर चुकी हैं, और उसके बाद सेंसिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंट्री में वायलेंस हो रही है। अब वो भारत में है क्योंकि यूके ने उनको भी यस नहीं किया। बांग्लादेश बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा था, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। जिस तरीके से जीरो से बांग्लादेश को उठा के शेख हसीना इस लेवल पे लेके गई, जिस तरह से आजकल मोदी जी लगे हुए हैं, जिस तरीके से आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ इससे पहले, जो 14 से पहले का कार्यक्रम जो भारत में चला, और उसमें कितने स्कैंडल्स हुए और कितना जो लोगों ने धन लूटा भारत का। इसी तरह से अब लोग वहां जाते हैं। मेरा एक अपना जजमेंट कहता है कि अमेरिका बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देगा। पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है। हाँ, बांग्लादेश की सिचुएशन पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर है कि वहां एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी काफी है, 356 या 352 ऐसी कुछ नदियां हैं वहां, छोटी बड़ी मिला के, मतलब अच्छी खासी मिला के, इसलिए वहां इरिगेटेड एरिया लैंड बहुत है, और लोग वहां खेती भी करते हैं, इसलिए खाने की प्रॉब्लम होगी ऐसा तो नहीं लगता है, पर और बहुत सारी जरूरतें होती हैं।
ये भारत के लोगों को क्या हुआ है, कितने उत्साहित हैं, जब ये आपको दिखा रहा हूं। सबा नकवी, शेख हसीना जो है वो उसने रिगड़ कह रही इलेक्शन किया था, इसलिए जो भी हो रहा है वो उसी को कह रही हैं पे उसका रेपरकशंस हैं, और ये सब डेमोक्रेसी के लिए मैसेज है। ये लास्ट में जयंत पता नहीं क्यों लिख रही हैं मुझे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी स्टेटमेंट है, वैसे नीचे एक एमिनेंट इंटेलेक्चुअल, मतलब अच्छा इन्होंने उसको रिस्पॉन्स भी दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ मुस्लिम मेजॉरिटी इनकम्पैटिबल है। गुड आंसर। और आना अयूब, नेवर टेक एब्सोल्यूट पावर फॉर ग्रांटेड। ये बीफ बाइसेप, ये मतलब कल से तो बाढ़ आ रही है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 20 करोड़ जो इंडिया में मतलब मुस्लिम हैं, 20 से 30 करोड़ जो हैं नॉन संगी, मतलब जो हिंदू, बीजेपी या हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करते, या जो जात पात में बटे हुए हैं, और 50 करोड़ कह रहा हमारे पास हैं ऑलरेडी। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि 50 करोड़ ये हैं और 17 करोड़ बांग्लादेश के हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो। दे अभिजीत मित्रा, ये टूल किट शुरू, इलेक्शन रिग्ड, ये तो पहले भारत में भी कह रहे थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 300 से ऊपर सीट्स आती, मतलब मुझे लगता है कि मैं ये अगर ये कह लूं कि मोदी जी बहुत लकी हैं, तो ये अनुचित नहीं होगा। अगर 300 से ऊपर सीट्स आती तो गलियों में आग लगाने के लिए तैयारी हो चुकी थी। तैयारी तो अभी भी है, लेकिन अब डेमोक्रेसी को ये लोग जो हैं वो गाली नहीं दे सकते ना। समस्या ये हो गई क्योंकि इनकी 99 सीट्स आ गई, 232 टोटल आ गई सारी। इसीलिए जो वैसे जब भारत ने शेख हसीना को वार्निंग दी थी, अगर वो उस समय मान जाती, उसके ऊपर कोई एक्शन कर ले, तो शायद मुझे लगता है कि यहां तक ना पहुंचे। ये कुछ ट्विटर हैंडल्स और अलग अलग, मतलब अलग अलग जो हैंडल्स हैं वो बांग्लादेश के बारे में लिख रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने सारा प्रोपोगंडा किया और बात यहां तक पहुंच गई। इसमें किसका रोल है, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले सबसे पहला रोल तो यूएसए का दिखाई दे रहा है, सबको पता चल रहा है। लेकिन यूएसए जो है वो पीछे से काम करता है, फ्रंट पे भी करता थोड़ा बहुत। फ्रंट पे है आईएसआई, पाकिस्तान, क्योंकि थोड़े से टुकड़े पाकिस्तान को डाल दो, जो मर्जी करवा लो, अपनी मां बहन भी दे देंगे वो। आपको उनको पैसे चाहिए, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये डेमोन्स्ट्रेशंस का उन्होंने बताया, पाकिस्तान का एक हैंडल है, वो कैसे बता रहे हैं, और ये शो करने की कोशिश है बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो जाएगा। मतलब ये वैसे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक हिस्ट्री है। मैं अभी आपको बताता हूं, पहले ये देख लीजिए यहां किस किस कंट्री में जो है वो क्या क्या हुआ, जहां डेमोन्स्ट्रेशंस हुए वहां इनका क्या रोल रहा। एक हिस्ट्री है कि यहां यहां यूएसए गया, उस कंट्री को उसने बर्बाद कर दिया। अब बांग्लादेश की बर्बादी की तैयारी है। जो भी थोड़े बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास हैं, वो ले जाएंगे, प्लस अपना परमानेंट बेस बनाएंगे, परमानेंट। भारत पे क्या इंपैक्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। ये भाई साहब हैं बांग्लादेश जमायत इस्लामी। सो ये क्या लिख रहे हैं, जमात जमात अमीर calls to make ongoing students anti discrimination movement completely successful। उन्होंने कहा हो गया कामयाब हम 5 अगस्त को। ये सब रेडिकलाइज्ड हैं। आप रेडिकलाइजेशन की हालत देख लो कि इंग्लैंड के, यूके के माड़े हालात हैं।
यूके पे एक, वैसे मैं एपिसोड अभी जल्दी करूंगा कि वहां क्या हुआ। ये हैं तारिक जी, ये आईएसआई के साथ कांटेक्ट में थे, जिनका बहुत बड़ा रोल है इसमें सारे एपिसोड में। तारिक रहमान, सो ये तारिक रहमान का अपना ट्विटर हैंडल है। इन्होंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जो है वो क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रोटेस्टर्स, क्योंकि ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के नाम से शुरू होता है। भारत में भी जब हुआ था स्टूडेंट्स के नाम से हुआ था, या फिर एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है दैट वो उसको कहते हैं किसान। ये हिंदू है, इससे बांग्लादेश का है। इसमें उन्होंने बेचारों ने कोशिश करी है बताने की कि हिंदू टेम्पल्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों के जो व्यापारिक संस्थान है उनको लूट लिया गया है, बच्चे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मैंने एक वीडियो देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं वैसे थोड़ा सेंसिटिव वीडियो था, मैं डाल नहीं सका, मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसमें एक बच्ची जो है वो चिल्ला रही है, और एक सोसाइटी के अंदर हिंदू परिवार रहते हैं, और सोसाइटी पे गेट पर जो जो जिहादी खड़े हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तोड़ो इसको, हमने हिंदुओं को मारना है, और वो बच्ची चिल्ला रही है। भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं। सो वेरी पुअर कंडीशंस ऑफ जो है माइनॉरिटीज। वैसे तो एक आंकड़ा कहता है जिस देश में 30% से ज्यादा मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हो जाती है वहां कभी स्टेबिलिटी नहीं होता। कुछ एक अपवाद को छोड़ के, सऊदी अरेबिया जैसे को, क्योंकि वहां मोनार्ची है, जो डेमोक्रेसी है उसमें तो कामयाबी नहीं है ना। जहां 30% से ऊपर पॉपुलेशन हो जाएगी वहां जो है वो कभी स्टेबल कंट्री नहीं हो सकता। ये बांग्लादेश से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बचाओ हिंदू। ये वो मैं दिखा रहा था जो पहले भी आपको बताया था कि कैसे लोग हैं जो वो गद्दे उठा के ले गए, रजाइयां उठा, टेलीफोन उठा के ले गए हैं। और ये मैंने आपको भाई साहब बताए थे जो मतलब क्या कहें, बहन बेटियों की अंडरगारमेंट्स तक उठा के ले गए। बकरी उठा के ले जा रहा है, मंजा उठा के ले जा रहा है, खरगोश उठा के लेके जा रहा है, कोई बकरी छोड़ा नहीं कुछ भी। आगे आते हैं जी, है कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया। कपिल मिश्रा अभी तो भारतीय जनता पार्टी में है। वैसे कपिल मिश्रा जी अपने आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे कभी। तो अब ये इनका जो ट्वीट है, आज बांग्लादेश में जिहादी भीड़ हिंदुओं पर हमले कर रही है, ये जिहादी भीड़ हर जाति के हिंदू पर हमला करेगी। यही तो हिंदुओं में समझ में नहीं आ रही। वो आपसे जाति नहीं पूछेंगे हमला करते समय कि आप कौन सी जाति के हो। बिना भेदभाव के 1400 साल का इतिहास हुआ है कि आपकी जाति आपको जिहादी भीड़ से कभी नहीं बचा सकती। जब तक जिहादी आपके दरवाजे पर नहीं आते, लड़ते रहिए जातियों के नाम पर। वेरी गुड ट्वीट। ये अपने विचार बड़े मुखर हैं, बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। मतलब ये देखिए लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, खराब हो चुका है। इस सिचुएशन को लोग बहुत अच्छी सिचुएशन मान रहे हैं। ये विद्या जी लिख रहे हैं, विद्या कृष्ण के ऊपर वाला ऐसे दिन हमें कैसे हमें भी दिखाए, ये ऐसी इच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ डिक्टेटर सामिमा साइमा, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। सो अब बात करते हैं भारत पे इसका असर क्या होगा। कल से जो एनालिस्ट हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने व्यूज डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अपने व्यूज बता देता हूं। इसका भारत को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। अब लोग मुझे कमेंट में गाली भी देंगे। फायदा क्यों हुआ?
ये काम तो होना ही था, क्योंकि शेख हसीना अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रही थी। 76-77 साल की उम्र हो चुकी है उनकी। ये इलेक्शन शायद उनका आखिरी इलेक्शन था, जब मैक्सिमम एक इलेक्शन और, वैसे एक इलेक्शन और के चांसेस कम ही थे। ये अभी नहीं होता तो 4 साल बाद होता। अगर ये काम 4 साल बाद होता तो क्या होता, आप इमेजिन नहीं कर सकते। नंबर 1, इन जिहादियों को तैयारी करने की और ज्यादा समय मिल जाता। नंबर 2, हम इलेक्शन के दौर से गुजर रहे होते, इलेक्शन आने वाले होते, अगर 4 साल बाद होता तो तब क्या होता। तीसरा, जो गहरा राज्य जिसको कहते हैं डीप स्टेट, उसको भी बहुत टाइम मिल जाता बात में साजिश करने का। अब अभी थोड़ा अर्ली हो गया, अर्ली होने की वजह से भारत बच गया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी वाला कांड जो है वो थोड़ा जल्दी हो गया, जल्दी पकड़े गए। अगर वो 5-7 साल और ना पकड़े जाते, और ये सारे जो अपोजिशन के लोग डीप स्टेट के संपर्क में हैं, जो भारत को बाहर जाकर गाली देते हैं, हर बात पर गाली देते हैं, सेना तक को गाली देते हैं, वो इतने बड़े बन चुके होते कि शायद ये संभलता नहीं। अभी भी क्या आप समझते हैं भी ऐसी कोशिश नहीं होगी? कोशिश तो होगी। और अभी वो भाई साहब हो के आए हैं बाहर, अभी वो फ्रांस में जाएंगे, फिर कभी वो इंग्लैंड में जाएंगे, कभी वो यूएसए में जाएंगे। और वहां होता क्या है, पैसा मिलता है, एजेंडा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और इनका ही जो स्टेटमेंट है उसको कोट करके पाकिस्तान और अमेरिका हमारे ही खिलाफ यूज करता है। जिस तरीके से भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो लेके चल रहा है, हजम ही नहीं हो रहा किसी को। अभी मोदी जी रशिया में हुआ है, अभी यूक्रेन जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भारत को वेस्टर्न कंट्री के साथ माने चाहे रशिया के साथ माने, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन भारत का फायदा हो गया, इसको टाइम से पता चल गया। अभी भारत के पास बहुत टाइम है प्रिपेयर करने का। बीएसएफ के जो डीजी हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, 30,000 से 40,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो अभी और बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं, ताकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। अभी तो अपने आप को बचाना है, अभी बांग्लादेश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो हिंदुओं का हो रहा है उसके बारे में शोर तो मचाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अगला फायदा हिंदुस्तान को ये हो सकता है, वहां भारत को ये हो सकता है कि भारत के पास जितने भी लोग बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको पुश बैक किया जा सकता है। मतलब अनऑफिशियल आंकड़े 2 से 3 करोड़ बोलते हैं। अगर 2-3 करोड़ भारत में हैं, और अगर उसमें 70-80% भी आप पुश कर देते हो, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत की दोस्ती थी, मतलब ये मोदी जी की दोस्ती नहीं थी, ये भारत की दोस्ती थी, वो भारत की दोस्ती। और आप मुमराजे में भी उसको मना नहीं कर सकते थे, आप भेज नहीं सकते थे। अभी हम आपके पास एक चांस बन जाएगा। अगर जो कट्टरपंथी सरकार वहां आती है, उसको जैसे ही वो कोई गलत कार्यक्रम करने की कोशिश करती है, आप पुश बैक कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा और अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उनका एक कुछ एरिया, जैसे आपने बांग्लादेश बनवाया था, कुछ एरिया को कैप्चर करो, वहां के लोग जो हैं उनको वहां बसाओ, और मैं तो कहूंगा हिंदुओं को बसाओ, उनका बॉर्डर आप खुद सिक्योर करो, एक अलग कंट्री बना दो। अभी जो है भारत, वो नेपाल को भी तो श्योर कर ही रहा था, उसको भी सिक्योर कर रहा था। भूटान को कितना, भूटान के कोई सिक्योरिटी तो है नहीं भारत के अलावा भूटान के पास। तो एक तो आपको शरणार्थी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा हिंदू भी सिक्योर हो जाएंगे, और तीसरा जो है वो आपका डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं लगेगा। सो आगे बहुत सारी ऑप्शंस पे काम किया जा सकता है।
इससे एक नुकसान हो सकता है, थोड़ा बहुत जो है वो घुसपैठी जो है वो आने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा एरिया में फेंसिंग हो चुकी है, जितना भी बॉर्डर का प्लेन एरिया है उसमें ऑलमोस्ट फेंसिंग हो चुकी है। आना बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। पहले आप ढाई फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक पे चाइना और एक पे पाकिस्तान और आधा जो भारत के अंदर था। अब आपको 3.5 पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का फ्रंट भी आपके लिए खुल जाएगा। और भारत आज की डेट में पूरा सक्षम है, बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसको झेलने की समर्था है भारत के पास। ऐसा नहीं है कि जो भारत है वो उसको कोई किसी किस्म का जो बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी नुकसान पहुंचा देगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बांग्लादेश को बॉर्डर कोई नहीं लगता, बांग्लादेश के चारों तरफ ही भारत है। एक साइड में समुद्र है, 3 साइड में भारत बैठा है। कुछ एरिया अगर वो ज्यादा उछलने की कोशिश करेंगे तो कुछ एरिया आप कैप्चर करके, जो ये चिकन नेक वाला एरिया है इसको बढ़ा भी सकते हैं, एरिया बड़ा कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं उनका एरिया। अभी यूएनओ को कौन मान रहा है यार? यूएनओ कौन मान रहा है? रशिया ने 30% 40% यूक्रेन को ऊपर कब्जा कर लिया है और छोड़ेगा नहीं। लगा ले जोर यूएनओ जितना लगा, कुछ नहीं होता। जब सैंक्शन लगा दी जो है इन्होंने यूएसए ने, यूएसए के अपने तप्पर रोले पड़े, वो पंगे लेने से फिर काम नहीं बाज नहीं आ रहा, उसका काम नहीं चलता बिना हथियार बेचने से। अभी उनके वहां खुद दोबारा से मंदी आने के चांस पूरे हो रहे हैं। पिछले 3 महीने में पर मंथ 2.5 से 3 लाख बंदा जो इस्लामिस्ट है पर मंथ यूएसए में घुस रहा है, वाया मैक्सिको घुस रहा है, वाया सी रूट से घुस रहा है, पता नहीं अलग अलग रूट से घुस रहा है। जो बाइडेन ने यूएसए को बर्बाद कर दिया है। अगर ट्रंप आएगा तो कुछ शायद यूएसए के हालत सुधरेंगे, पर जो उनका डीप स्टेट है वो ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही करता रहेगा। चाइना को इसका फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चाइना को एक ही फायदा है बस, नुकसान भी है। फायदा एक ही है कि भारत के खिलाफ साजिश हो सकती है, क्योंकि यूएसए भी छेड़ेगा भारत को और चाइना भी छेड़ेगा। लेकिन चाइना को एक नुकसान भी है कि चाइना के जड़ में आके यूएसए बैठ गया। अब वो सी रूट पे भी अपना जो है नेवी एयरबेस बनाएगा, नेवी बेस बनाएगा, और हो सकता है वो एयर बेस भी बनाए बांग्लादेश के अंदर। तो उसका जो डायरेक्ट जो है वो जस्ट चाइना के सर पे आकर बैठेगा। उसको अगर कोई कल को दिक्कत होती है तो ये बे ऑफ बंगाल वाला रास्ता बंद कर सकता है वो, और उससे चाइना का जो है ट्रेड वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जैसे वो ताइवान वाला मामला चल ही रहा है, तो क्या लगता है वो कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। एक छोटी सी बात कहूंगा इस पे। एक बार एक राजा ना उस चक्कू के साथ काम कर रहा था और उसकी उंगली कट गई। उंगली कट गई तो जो उसका मंत्री था उसने कहा जो भगवान करता है अच्छा करता है। कह रहा है मेरी उंगली कट गई और इसको अच्छा अच्छा सूझ रहा है। कह रहा है इसको ना आप क्या करो, बर्खास्त कर दो, इसको जेल में डाल दो। उसको बर्खास्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और जेल में डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो राजा का मूड बनता है शिकार करने जाने का। वो अपने लोगों के साथ शिकार करने जाता है। राजा बहुत अच्छा घोड़सवार था, वो जल्दी से घोड़ा भी बहुत फास्ट था उसका, वो भागता है, अपनी जो सेना की टुकड़ी होती है उससे बहुत आगे निकल जाता है। निकलने के बाद वो आदिवासियों के या ऐसे लोगों के हाथ में लग जाता है जो उसके एरिया से बाहर निकल जाता है। वो राजा बताता है कि मैं तो राजा हूं यहाँ का, ये वो फलाना बना, वरना हम नहीं जानते किसी को भी। उसको पकड़ लेते हैं और उन्होंने इंसान की बलि देने के अगले दिन नेक्स्ट डे उसको नहलाते हैं, और जब उसके शरीर के अंग चेक करने लगते हैं तो इसकी, क्योंकि जब वो बलि देते हैं तो बलि में सारे अंग कंप्लीट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, तो उसकी उंगली कटी हुई मिलती है और उसको छोड़ देते हैं। राजा आगे वो स्टोरी
मंत्री को बताता है, मंत्री कहता है कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। वो कहता है इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे जेल में नहीं दिया होता तो मेरी बलि हो जाती है। वो कह रहा कैसे? कह रहा जितना घोड़सवार अच्छे आप उतना ही मैं हूं, मैं आपके साथ होता, सारी टुकड़ी पीछे रह जाती, हम दोनों आगे निकल जाते, आप भी पकड़े जाते, मैं भी पकड़ा जाता। जब हम दोनों पकड़े जाते आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि हो जाती। तो जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, ये अच्छे के लिए हुआ है, हम मानते हैं, और भारत सरकार को इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों आप कैसे विचार रखते हैं इसके बारे में जरूर बताइए। बहुत जल्दी हम एक मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है राहुल गांधी जी पर मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ये जो सिलसिला है ये वाला शुरू हो गया बांग्लादेश वाला। एक आधे दिन में डालूंगा। उसके बाद वक्फ बोर्ड पे क्या है, क्या अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा। उसके बाद तीसरा वीडियो दोबारा वो राहुल गांधी जी का जैसे मेल्टडाउन हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो उसके ऊपर वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।